हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल टाइम टू स्टडी पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं गोधुली भागे कक्षा 9 की चैप्टर 1 शिवपूजन सहाय को जिसने लिखा है कहानी का प्लॉट। ये इसका जो पाठ का है वो गद्य है, मतलब एक कहानी है। आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे दिया है शिवपूजन सहाय का जन्म इतना में 1893 में उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था भोलानाथ। और 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनवीश की नौकरी की। यानी कि कब उन्होंने अदालत में नकलनवीश की नौकरी की? तो 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वे हिंदी के अध्यापक बन गए। नौकरी की, उसके बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन चुके थे। उसके बाद असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। असहयोग आंदोलन से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मतलब जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके कारण, उसके प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, यानी कि रिजाइन कर दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतलवाल के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। देहांत कब हुआ? तो 1963 में हुआ। ये आप नोट कर लेंगे कॉपी में, मैं जो बताते जा रहा हूँ। उनका देहांत हो गया सन 1963 में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। ठीक, तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था, यानी कि उनको खुद से लिखने का बहुत कम अवसर मिलता था। देहाती दुनिया, जो कि अभी हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, देहाती दुनिया इनका एकमात्र उपन्यास है। ठीक, उनका एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है। ठीक, जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। ठीक, मतलब जो ठेठ भाषा में ग्रामीण परिवेश को कौन उभारता है? तो देहाती दुनिया उभारता है। ठीक है, इससे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। ठीक, कहानी का प्लॉट, जो कि अभी हम पढ़ने वाले, कहानी का प्लॉट और मधुमांडल है और कहानी का प्लॉट जैसी मार्मिक कहानियाँ लिखकर उन्होंने हिंदी तथा साहित्य की श्रीवृद्धि की है। ठीक, श्रीवृद्धि की है उन्होंने किस तरह? तो कहानी का प्लॉट और मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियाँ लिखकर। ठीक है, विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, यानी कि विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख है। कितने लेख है? तो सैकड़ों लेख है उनके इन पुस्तकों के अलावा। निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। ठीक, उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनवाली के नाम से, यानी कि उनके रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा उनकी जो संकलन है ना शिवपूजन सहाय की, वो मतलब 4 खंडों में विभाजित है, यानी कि बिहार राष्ट्र भाषा को पटना द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक, इस कहानी में, जो कि अभी हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी में कहानीकार ने समाज के नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। ठीक, तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। ठीक, तो आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं अब।
चैप्टर शुरू करने से पहले आप देख लीजिए, यही है शिवपूजन सहाय। आप इनका फ़ोटो अपने बुक में भी देख सकते हैं। ठीक, आइए हम चैप्टर शुरू। तो गाइस, हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अब उसका नाम है कहानी का प्लॉट, जो कि कौन लिखे हैं? शिवपूजन सहाय। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझमें नहीं। ये कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। ठीक, कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लाट पा गया हूँ। आशा है इस प्लाट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। ठीक, यानी कि जो ये शिवपूजन सहाय जी हैं, ठीक है, वे दिखाना चाहते कि वो बहुत बड़े कवि थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ा भी वो घमंड टाइप का नहीं था कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। ठीक है, आगे चलिए। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम बड़ा गवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। ठीक, मेरे गांव के मतलब उनके गांव के पास एक छोटा सा गांव है। ठीक, मतलब उनका जो गांव है उनके उसके ठीक बगल में एक गांव है जिसका नाम बड़ा गवारू टाइप का, मतलब बहुत मतलब अच्छा नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, अब वो इस संसार में नहीं रहे। वे एक मुंशी जी के बारे में बता रहे हैं जो कि अब इस संसार में नहीं रहे हैं। ठीक है, संसार में नहीं रहे। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमील आखर अर्थ ना जापू। ठीक, ये कहावत है, अब इसका मतलब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अनमील आखर अर्थ ना जापू, इसलिए इसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकिचाता हूँ। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, जो कि अभी भी जिंदा है। उनकी एक पुत्री थी, किनकी थी? तो नाम यहाँ पे बताया गया था, क्या नाम था उनका? जल्दी से बताइए। मुंशी जी। ठीक है, उनका नाम मुंशी जी था, उनकी एक पुत्री थी। ठीक, जो मौजूद है, मतलब अभी भी है। उसका नाम जानने दीजिए, मतलब उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा? मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूँकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना ज़रूरी है। मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर बढ़िए, मतलब ये बताना चाहते हैं कि उन जो मुंशी जी थी उनकी एक बेटी थी जिसका नाम तो ये नहीं बताए हैं, लेकिन उसका नाम एक रखे हैं कि उनको कहानी बताने में सहूलियत हो, तो उनका नाम उन्होंने क्या रखा है? भगजोगनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी थे, उनके एक भाई भी थे जो कि पुलिस में दरोगा थे। ठीक, उस ज़माने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। मतलब ये बताना चाहते हैं कि उस समय अंग्रेजी बहुत कम लोग जानते थे, जैसा कि इस समय अपने धर्म को लोग कम जानते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। ठीक, दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिक बारी दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिक बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। यानी कि दरोगा जी ने बहुत ज़्यादा कमाई किया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक ताप डाला। तो दरोगा जी ने जितने भी कमाई की अपने पुलिस दरोगा होते हुए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मतलब फूंक डाला, यानी कि सबको खर्च कर दिया। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की, कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। ठीक तो ये बता रहे हैं लेखक की लेकिन दरोगा जी ने कुछ जो कमाया वो तो फूंक डाला, लेकिन मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची हुई थी, जो कि दरोगा जी एक घोड़ी भी रखे थे, इससे यह पता चलता है, जो कि महज 7 रुपए की थी, जिसका कीमत क्या था? 7 रुपया, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की, मतलब वो बहुत तेज़ दौड़ती थी, दौड़ने में बहुत तेज़ थी। ठीक है, बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मतलब बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उसे खरीदना चाहते थे मगर नहीं खरीद पाए। मगर दरोगा जी ने सबको नीबुआ नून चटा दिया।
यानी कि परास्त कर दिया। यहाँ पे नींबू का नोन चटा देना, यानी कि एक ये आपका हो जाएगा, उसका मतलब होता है परास्त कर देना। फिर मान लीजिए इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई। जो ये घोड़ी थी उसकी बदौलत उनकी जो तरक्की थी वो रुक गई। लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में ना आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। तो जो दरोगा जी थे वो अपने घोड़ी से बहुत मोहब्बत यानी कि प्यार करते थे, किंतु घोड़ी ने भी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता, यानी कि रुकता या फिर मिलता या फिर आता। ठीक, एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उत्तीर्ण हुए। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से उत्तीर्ण कैसे हुए, तो एक गोरे अफसर यानी कि कोई अफसर था जो कि गोरा था, यानी कि इंग्लैंड का था, मान लीजिए अंग्रेज़ था, उसे खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर। ठीक, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। यानी कि जो दरोगा जी थे उनकी कमाई से मुंशी जी में भी बहुत मज़े किए थे। गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर पीते थे। चिल्लम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी, यानी कि जो गाजे में वो बढ़िया बढ़िया इत्र मिलाकर पीते थे, यानी कि बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। माने 1 जून में जो महीना है, जून महीना, उसमें 32 ठो बटेर और 14 चपातियाँ खाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी को भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था, यानी कि वे खर्चा बहुत करते थे और बहुत ऐशो आराम से जीते थे अपने भाई के बदौलत। किंतु जब बहियार बह गई तब चारों ओर उजाड़ नज़र आने लगा। लेकिन जब दरोगा जी मर गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद तो कहीं से रकम आने का वो संसाधन नहीं रहा। तो फिर उनको समझ आने लगा कि भाई अब मैं कैसे रहूँगा। उनको ज़िंदगी जो थी वो कष्ट में जाने लगी। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई, यानी कि अमीरी सारी ख़त्म हो गई। चिल्लम के साथ साथ चूहा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुकड़ती थी वह अब सराह कर मटर का सत्तू सर पोटने लगी। ठीक, यानी कि जो जीव, यानी कि जो उनके भाई थे दरोगा जी के, मुंशी जी, वो जो बटेरों का शोरबा सुड़कती थी वह अब सराह कर मटर का सत्तू सर पोटने लगी। यानी कि अब उनकी जो ऐशो आराम जो थे, पैसे थे, वो तो चले गए, कमाने का कोई संसाधन नहीं था, क्योंकि उन्होंने उनके ज़माने में बहुत मौज किया। ये नहीं सोचा कि आगे के लिए भी बचा लूँ, तो अब आगे आके उनको दिक्कत हो रही है। चुपड़ी चपाटियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गए, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। यानी कि उनके गांव के लोग कहने लगे कि थानेदार की कमाई और फूस का ताप, यानी कि थानेदार की कमाई ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती, सीधी सी बात है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लगाकर अपनी पोशाक में माला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रुक्खी सुक्खी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। यानी कि अब इनको बहुत कष्ट हो रही है, क्योंकि इन्होंने पहले अपने सेविंग्स के बारे में नहीं सोचा। और दरोगा जी जो थे उनके कमाई तो हो रही थी, तो बहुत ऐशो आराम से जी ही रहे थे, तो कौन सोचेगा इतना। तो अब इनको कष्ट हो रहा है। लेकिन ज़रा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। सब जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब तो कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगें दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई और
तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम स्थावर नहीं थी। यानी कि दरोगा जी के टाइम में, जब दरोगा जी थे, तो मुंशी जी के 5 लड़के थे, ठीक। और बाद में अभी जब बुढ़ापा आ गया, जब मुंशी जी मर गए, तो एक लड़की भी पैदा हो गई, ठीक। सच पूछिए तो इस तिलक जहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। यानी कि जो ये पुराने ज़माने की बातें हैं, पुराने ख्यालात थे कि लड़की पैदा करेंगे बहुत दहेज देना पड़ेगा शादी वगैरह में, तो ये जो दहेज प्रथा थी उसका परिणाम है, ठीक। लेकिन युग धर्म की क्या दाव है, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है, पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रही है। यानी कि अब कलयुग, यानी कि इस ज़माने में महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते थे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाए। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। यानी कि ये बताना चाहते हैं कवि कि जब कोई अमीर है, बहुत अचानक से गरीब हो जाता है तो बहुत उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन कोई अभी गरीब है और अमीर हो जाता है तो उसको उतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि उन्होंने उस दिन को देखा है और उसने अमीरी को देखा है, सिर्फ अभी गरीबी को तो देखा नहीं, तो कष्ट तो होगा ही। भगजोगनी चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई तो उसे जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसी सुंदर लड़की किसी ने कभी ना देखी। लेकिन जो भगजोगनी थी, जो कि मुंशी जी के बुढ़ापे में पैदा हुई, वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन पैदा होती थी माँ के दूध से वंचित हो गई। यानी कि घर वाले उसे मतलब नकारने लगे, ठीक। अब भाग्यवश मैंने उसे देखा था, मतलब जो कवि हैं उन्होंने उसे देखा था, ठीक। जिस दिन पहले उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी। मतलब जब ये देखे थे भगजोगनी को तब वो 11 या 12 वर्ष की थी, ठीक। पर एक और उसकी अनोखी सुधराई और दूसरी ओर उनकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। मतलब कवि बता रहे हैं एक तरफ जो भगजोगनी थी उसकी सुंदरता और दूसरी तरफ उनकी दर्दनाक गरीबी, यानी कि मुंशी जी की, उनका कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अन्यास करुणा की धारा फूट निकलती। यानी कि जो भगजोगनी थी वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मुंशी जी थे वो गरीब थे तो उसका लालन पालन अच्छे से नहीं कर पाते होंगे। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके, ठीक। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता, ठीक। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। यानी कि ये अपने से दूसरे कवियों की तुलना कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़िए। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। यानी कि उस उम्र में जो भगजोगनी थी मुंशी जी की बेटी थी, तो मुंशी जी तो बहुत गरीब थे, उस उम्र में भी वे एक चिथड़ा यानी कि फटा चिटा कपड़ा लपेटी थी जो कि उसके लज्जा यानी कि इज्जत को ढकने में समर्थ था। मतलब मुश्किल से वो अपने कपड़े पहन पाती थी, यानी कि उसके पास कपड़े भी नहीं थे, ठीक। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर खड़े डरावने हो गए थे। यानी कि जब सिर में तेल नहीं लगा था तो उसके बाल बहुत खड़े हो गए थे, मतलब खराब हो गए थे, ठीक। और उसकी बड़ी बड़ी आँखों में एक अजीब ढंग की करुणा कतार चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। यानी कि यहाँ पे मुंशी जी का और भगजोगनी का बताया जा रहा है कि मुंशी जी को जो दरिद्रता आ गई उन्होंने भगजोगनी की सुंदरता को टीप दिया था, यानी कि घोट लिया था, एक टाइप से माना जा सकता है। कहते हैं प्राकृत
सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसे सुंदर मालूम होती थी, वैसा दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार कर पे भी वह कभी ना फबी। ठीक, किंतु शकुंतला तो चित्त और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पिलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए एक महाकवि की शैवाल जाल लिप्त कमिलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। वह दोनों दाने को तरसती रहती, एक बिता कपड़े के लिए भी मुहताज थी, सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो गया था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे, भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्यता देवता कैसे टिके रहते। यानी कि भगजोगनी का बात कर रहे हैं कि वो बहुत गरीब थी, तो तेल लगाने को भी नहीं मिलता था और ठीक से खाने को भी नहीं मिलता था। तो ठीक से खाने को नहीं मिले तो जाहिर सी बात है हड्डी ही दिखेंगी, मांस तो बनेगा नहीं, तो उसमें भी सुंदरता कैसी लगेगी। उफ। उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे, तब कलेजा टूक टूक हो गया, यानी कि छितर बितर हो गया, यानी कि टूट गया। टूक टूक का मतलब हुआ, ठीक है। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते थे तब गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश्क और गोरखधंधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा ना होता। यानी कि मुंशी जी की पत्नी जो थी वो भी नहीं थी, या फिर उनका देहांत हो गया था। ठीक, मेरी आँखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुएं सूझती नहीं। यानी कि जो मुंशी जी थे वो बहुत बूढ़े हो गए थे, उनके आँखों से ठीक से दिखता भी नहीं था, और तेल तो एक बूंद भी मैसर नहीं, यानी कि प्राप्त नहीं होता था। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती, सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो ना बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है, कभी साल 6 मासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। ठीक, मतलब जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके बाल में तेल लगता है। ठीक, गांव के लड़के अपने घर भर पेट खाकर झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तो यह उनकी बाट जो होती रहती है उनके पीछे पीछे लगी फिरती है, तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी रीढ़ लग जाने के भय से घरवालियां दूर दूर आने लगती हैं। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयां करूं भाई साहब, किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंजुलियों में ही जो कुछ आंट जाता है उसी से इसकी तरह पेट की जलन बुझा लेती है किसी तरह। कभी कभी एकाध फाँक चना चबाने मेरे लिए भी ले आती है, उस समय हृदय 2 टूक हो जाता है। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमान करता हूँ जी चाहता है कि गल फांसी मारकर मर जाऊं या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूं। यानी कि जब भगजोगनी दिन भर घूम फिर के आती थी और मुंशी जी से खाना मांगती थी तो उस समय खाने को तो रहता नहीं था, तो ये इनको बहुत मतलब अपने आप के शर्म आती थी कि मर क्यों नहीं जाता मैं, इस टाइप का। ठीक है, मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब कोई है ही नहीं, यानी कि कोई नहीं। आज मगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। ठीक है, और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रखते।
थे। यानी कि अब अपने भाई का बयान कर रहे हैं कि वो होते तो बहुत मतलब हम लोग ठीक से रहते। ठीक है, ज़रूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते, यानी कि बहुत बड़े आदमी के घर इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर ना थी। वे भी ऐसे खराज के थे कि अपने कफन काटी के लिए भी एक खरमुहरा ना छोड़ गए। अपनी ज़िंदगी में ही एक एक चप्पा ज़मीन बेच खाई, गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गति पर भी कोई रहम रखने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जनी के तीर बरसते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आँच से मोमबत्तियाँ की तरह घुल घुल कर जल रही हैं। ठीक, इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक बेहाया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। यानी कि यहाँ पे भगजोनी की शादी की बात हो रही है, वो शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे से अपने लड़की की शादी मत कीजिएगा। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल ना पिघला और कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें ना सास है ना साला और ना बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा ख़ानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुँह उतनी ही बातें सुनने में आई। ठीक, यानी कि यहाँ पे भगनों की शादी के लिए मुंशी जी बहुत खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन कोई लड़का नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर भी कुट जाती, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के फ़ायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज़ एक मक्खी भी ना लूँगा, चाहे यह कुंवारी रहे या सियानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सियानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सियानी हो जाती। वदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है, और बेटी के बाढ़ बेटे से जल्दी भी होती है। यानी कि जो लड़की होती है उसकी लंबाई भी लड़कों से बहुत जल्दी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि दहेज के बारे में बात हो रही है। तो आगे चलते हैं। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, यानी कि लेखक को बोल रहे हैं बाबू साहब। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा ने निकम्मा कर छोड़ा है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मुंशी जी को कौन कौन सी बीमारियाँ था तो आप आंसर देंगे मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा। ठीक, अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। ठीक, अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झरी नैया को पार लगाने देते हैं। यानी कि कोई एक लड़का है जिसने भगजोगनी से शादी करने को हाँ कह दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
लड़की की उम्र कुछ कड़ी ज़रूर है, 41-42 की है, ठीक। मतलब वो लड़का जो है 41-42 साल की है, मगर अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को, इसके बाद मुंशी जी का गला रुक गया, ठीक है। मतलब इतना बोलने के बाद मुंशी जी चुप से हो गए, ठीक। बहुत विलख कर रो उठे और भगजोनी को गोद में उठाकर फूट फूट कर रोने लगे, ठीक। उनके प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार इसको आश्वासन ना दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम बिठाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है, ठीक। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर खड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रणुए मित्र भी राजी ना हुए। आखिर वहीं महाशय ढोला काट कर भगजोनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता से दलदल से उभारा। यानी कि जो लड़के को मुंशी जी ने चुना था उसने ही भगजोनी से शादी की। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक तन बोल गए, यानी कि साल पूरा होते होते मुंशी जी मर। गाँव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबो दिया। भगजोनी जीती है। आज वो पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। ओ मतलब कि भगजोनी का पहला पति भी मर चुका है शादी के बाद, और वह अपने सौतेले बेटे के साथ शादी कर ली है, ठीक। यानी कि जो कहानी है वो बोलता है कि उसका शरीर अभी ठीक ठाक है, वो सौंदर्य के साथ है, लेकिन उसका पति जो है उसका सौतेला बेटा बन चुका है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अगले वीडियो के लिए भी कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।